हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल नया चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस कहाँ पे हो रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो चीज़ हमें इसके अंदर पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और लाइन ऑफ साइट क्या होता है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले सारे सवाल हैं इसके अंदर। स्टेटमेंट में ये सारी बातें आएगी। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो आप डायग्राम अच्छे से नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। जैसे कि कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, बड़ा डरावना सा लग रहा है लड़का, और यहाँ पे मान लो कि एक बिल्डिंग है। अगर मैं इसकी आँख से बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पे एक ड्रॉ करूँ, इसी को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हिंदी में इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। मान लो कि ये लड़का जो है यहाँ पे छत पे कुछ है, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे बॉल लगा लो या फिर छत पे कुछ टावर लगा लो, टावर की चोटी लगा लो या बिल्डिंग की चोटी लगा लो। इसको इस तरीके से देख रहा है। ये जो हमने लाइन खींची है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ये ऊपर देख रहा है और इसके बीच में जो एंगल बना है हॉरिजॉन्टल लाइन के और लाइन ऑफ साइट के, इसके बीच में जो एंगल थीटा बना है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जब हम नीचे से कोई चीज़ ऊपर की तरफ देखते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ हम देखने के लिए अपने सिर को ऊपर करते हैं और जो इसके बीच में एंगल बनता है वही हमारा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की। मान लो कि एक ज़मीन है, ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे रखा है बॉल और ये रही मेरी बिल्डिंग, और बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, और मैं यहाँ से इस बॉल को इस तरीके से देख रहा हूँ। अब मैंने ऊपर से नीचे की तरफ देखा, अगर मैं इसके आँखों से जो एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँ तो इसके बीच में क्या बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। ठीक है, इसी को यहाँ पे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये लाइन कौन सी है, ग्राउंड है। इसके बीच में जो एंगल बना है थीटा, वो है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, यहाँ पे मान लो कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री यहाँ बना है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 30 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब डिप्रेशन एंगल की मैं बात कर लूँ, जब हम कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो वो हमारा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं और यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उम्मीद करता हूँ आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब कर रहा है, मतलब चढ़ रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर एक ऊंची रस्सी पर, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच, और टाइटली बंधा हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल के साथ बंधा हुआ है, टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। इफ़ यदि एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बड़ा ही आसान सवाल है, पहले इसका डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम देखो, यहाँ पे हो गया एक पोल और ये रहा हो गया मेरा ग्राउंड। ग्राउंड से पोल के इस पे, मतलब कि पोल के टॉप पे एक रस्सी बंधी हुई है और रस्सी की जो लंबाई है वो 20 मीटर है। हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पोल। ये हमारा पोल हो जाएगा, लेट कर लेते हैं एच, ये चीज़ हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, नाम दे देता हूँ इस ट्रायंगल को, आप कुछ भी दे देना, ABC। इन ट्रायंगल ABC डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें दो चीज़ देखनी है यहाँ पे, दो कौन कौन सी चीज़, गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है, बस इन्हीं दोनों से मतलब होना चाहिए आपको। गिवन क्या है भाई, गिवन हमें है, इसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है आपको पता होगा 3 चीज़ें होती है, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है हाइपोटेनस। ये जो सबसे बड़ी साइड होती है ये हमारा हाइपोटेनस होता है, तिरछी साइड, इसे हम बेस कहते हैं, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है हाइपोटेनस कितना, 20 मीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें परपेंडिकुलर करना है। अच्छा, इसका रेशो क्या होता है, P और H आ गया, P और H का रेशो, पंडित बद्री प्रसाद पे चलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
पी और एच देखो यहाँ पे आ रहा है, ये रहा हमारा पी और एच आ रहा है, पी बाय में एच, ये किसका रेशियो होता है, साइन थीटा का। पी की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, हमने एच मान लिया इसे, एच की वैल्यू 20 है, यहाँ पे 20 भर दो, साइन थीटा की जगह पे क्या आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है, 30 का, तो एच बाय में 20, साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 20 बाय में 2, 2 पे कट गया तो एच की वैल्यू आ गई 10 मीटर। तो लास्ट में क्या लिखोगे, हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया, लिखेंगे हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। ठीक है, अब कुछ बच्चों के माइंड में एक चीज़ चल रही होगी कि P और H जो होता है वो कोसेक का भी तो रेशो होता है, कोसेक का रेशो तो ये होता है, कोसेक का रेशो होता है H बाय में P, आप ये लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। H बाई P किसका रेशो होता है, कोसेक थीटा का। H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू 20 है, लो पुट कर लो, परपेंडिकुलर की वैल्यू H है, कोसेक थीटा की वैल्यू 30 भर देंगे, 20 बाय में H, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोसेक 30 की वैल्यू 2/1 कर लो। ठीक है, H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आ रही है 10 मीटर ही आ रही है। तो आपको जो सही लगे, जो आपको बेस्ट लगे उसी तरीके से आपको लेना, चाहे तो आप इस तरीके से कर लो, चाहे आप इस तरीके से कर लो, लेकिन ध्यान हमें दो ही चीज़ पे देना है कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, इन्हीं चीज़ पे ध्यान देना है हमें, और ये देखना है कि जो निकल के आया यहाँ पे हमारा वो किसका रेशियो होता है। नहीं याद हो रहा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, देखो दो चीज़ किस में आ रही है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो पहले इसके स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, क्या कह रहा है इसका स्टेटमेंट। देखो जो स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ ना, थोड़ा इमेजिन भी करना उन सब चीज़ों को, जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो आपकी इमेजिनेशन पावर भी तेज होगी और क्वेश्चन ईजिली समझ में भी आएगा। देखो क्या कह रहे हैं, ए ट्री ब्रेक, सोचो कि एक पेड़ टूट गया, ड्यू टू, किस कारण से टूटा, स्ट्रॉम की वजह से, आंधी तूफान की वजह से क्या हुआ, एक पेड़ टूट गया, और एंड ब्रोकन पार्ट, जो टूटा हुआ पार्ट है, बैंड, वो झुक गया, सो इसीलिए क्या हुआ, दैट टॉप ऑफ द ट्री टच टू द ग्राउंड, जो ट्री का टॉप है वो ग्राउंड को टच कर गया टूट के, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद इट, उसके साथ। ठीक है, अभी तक हमें इतना चीज़ समझ में आया कि एक पेड़ था बहुत बड़ा, ठीक है, और ये रहा मेरा ग्राउंड, उस ग्राउंड पे पेड़ था, वो ऊपर से था इस तरीके से, वो टूट गया, पेड़ का जो टॉप है वो यहाँ पे टच कर गया, और यहाँ पे जो एंगल बना दिया उसने, कितना डिग्री का एंगल बना दिया, 30 डिग्री का एंगल बना दिया। तो पेड़ का ये वाला हिस्सा, ये भी पेड़ का हिस्सा है और ये भी पेड़ का हिस्सा है। ठीक है, ये टूटा हुआ पार्ट है और ये जो टूटा हुआ नहीं है, पेड़ का जो टॉप है वो यहाँ पे टच कर गया ग्राउंड पे। अब आगे क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन, जो डिस्टेंस है किसकी, फुट ऑफ द ट्री की, मतलब कि पेड़ का फुट ये रहा, यहाँ पे फुट किसका है, ट्री का, ट्री का पैर है यहाँ पे, वेयर, जहाँ पर टॉप टच टू द ग्राउंड, जहाँ पे जो पेड़ का टॉप है वो टच कर रहा है ग्राउंड को, इज 8 मीटर, वहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है। मतलब कि पेड़ का जो फुट है वहाँ से जहाँ पे पेड़ के टॉप ने टच किया ग्राउंड को वहाँ तक 8 मीटर है, उस लाइन का ये मतलब हुआ। हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की ऊंचाई निकालनी है। तो देखो ट्री की ऊंचाई यहाँ पे, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, हमें तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ निकालनी है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए मुझे ये पूरा चाहिए प्लस ये पूरा चाहिए, दोनों तो चाहिए, क्योंकि ये भी तो पहले पेड़ था और ये भी पेड़ था, मुझे टोटल पेड़ निकालना है, पेड़ की हाइट निकालनी है, तो x प्लस में y दोनों ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ ABC। ठीक है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, थीटा कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। हमें दो चीज़ देखनी है कि गिवन क्या है,
और हमें फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, ये दो चीज़ पे ध्यान देना हमें। पहले मैं x की बात करता हूँ, x हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ x, ये चीज़ हमें फाइंड करना है, वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। गिवन क्या है, गिवन हमारा 8 मीटर है जो कि बेस है। अच्छा, पंडित बद्री प्रसाद पे चलते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी भी आ गया, बी भी आ गया। पी और बी किसका रेशो होता है, ढूंढो यहाँ पे पी और बी किसका रेशो आ गया, ये रहा पी और बी का रेशो, 10 का रेशो होता है ये, पी अपॉन में बी इक्वल टू 10। थीटा की जगह पे क्या आएगा, 30 डिग्री। पी की वैल्यू कितनी है, x, बेस की वैल्यू कितनी है, 8, 10 30 की वैल्यू 1/√3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/√3। नीचे याद रखना कभी भी रूट में वैल्यू नहीं रहती, इसीलिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। और रैशनलाइजेशन कैसे होता है, √3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, जिससे क्या होगा, नीचे का रूट खत्म हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये जो वैल्यू आई है अभी x की वैल्यू आई है, अभी y की वैल्यू नहीं आई, हम y की भी वैल्यू निकालेंगे। फिर से बढ़ाऊँ, फाइंड क्या करना है और गिवन क्या है, गिवन तो वही बेस है हमारा 8 मीटर, फाइंड क्या करना है y, और y क्या है, ये तिरछी लाइन, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। कौन कौन सी चीज़ आ गई, बेस आ गया, हाइपोटेनस आ गया। तो बेस और हाइपोटेनस किसका रेशो होता है, b और h, कोस का रेशो होता है, b अपॉन में h इक्वल टू कोस, थीटा की जगह पे कितना, 30 डिग्री। बेस कितना है, 8 मीटर, हाइपोटेनस कितना है, y। इसकी 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 16, ठीक है, ये इधर जाएगा तो √3 नीचे आ जाएगा। फिर से नीचे रूट में कोई वैल्यू आई है, सेम इसी से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आएगी 16√3/3 मीटर। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। कैसे आएगा हाइट ऑफ द ट्री, दोनों को प्लस करने पे, लास्ट में लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री। कैसे आएगा, जब x और y को जोड़ देंगे, x की वैल्यू है 8√3/3 और y की वैल्यू है 16√3/3, एलसीएम कितना आ गया 3, 8√3 16√3, एलसीएम ले लिया, जोड़ोगे तो 24√3 आ जाएगा, 3 है नीचे, 3 एकम 3, 3 8 24, हाइट ऑफ द ट्री आ गया 8√3 मीटर, आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आए। आपको दोबारा से समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या था, एक पेड़ था, आंधी तूफान आने की वजह से टूट गया, पेड़ का जो टॉप है वो एक ग्राउंड के लेवल पर टच कर रहा है 30 डिग्री के एंगल के साथ। जहाँ पे पेड़ के टॉप ने टच किया, ये रहा पेड़ का टॉप यहाँ पे टच कर रहा है टूटने के बाद, और पेड़ का फुट यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। हमें दो ही चीज़ देखनी होती है कि हमें गिवन क्या है, हमें फाइंड क्या करना है। दो चीज़ आएगी, या तो PH आएगा या BH आएगा या BP आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ गया B और P। ठीक है, B और P किसका रेशो होता है, 10 का रेशो होता है, तो 10 थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 भरेंगे, और 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ गई। सेम यहाँ पे भी हमें दो चीज़ देखनी है, क्योंकि हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। एक बार x को माइंड में लेके चलो, एक बार y को माइंड में लेके चलो। ठीक है, x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, y की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, दोनों को जोड़ दिया, हाइट ऑफ द ट्री आ गया। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल है। इतने बड़े सवाल के अंदर टोटल 2 केस बनाया हुआ है, 2 सवाल बनाया हुआ है, और दोनों ही सवाल बड़ा ही आसान है, बिल्कुल ईजी तरीके से बता दूंगा। देखो इसके अंदर मैं आपको स्टेटमेंट समझा रहा हूँ। इसके अंदर 2 केस है, केस 1 और केस 2, केस 1 और केस 2। केस 1 और केस 2 में है क्या, पहले स्टेटमेंट समझा देता हूँ, फिर आपको इजीली समझ में आएगा कि क्या क्या है। कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लान करता है, क्या प्लान करता है, इंस्टॉल करना, प्ले स्टोर पे से इंस्टॉल करना नहीं है, यहाँ पे इंस्टॉल करने का मतलब है कि कुछ लगाना चाहता है। 2 स्लाइड, 2 झूले लगाना चाहता है, फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन द पार्क, पार्क में खेलने के लिए। तो हम क्या करें भाई, लगाओ। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रंस, अच्छा, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो बच्चे 5 साल से बिलो हैं, बिलो का मतलब छोटे हैं। सी प्रेफर, वो प्रेफर करता है, टू हैव अ स्लाइड्स हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर,
एंड इंक्लाइड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। क्या कह रहा है, फर्स्ट केस के अंदर जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उसका जो झूला बनाया जा रहा है स्लाइड वाला कुछ इस तरीके से, ठीक है, उसकी जो हाइट रहने वाली है 1.5 मीटर रहने वाली है, और जिसके बीच में जो थीटा बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। फर्स्ट केस तो ये हो गया। एंड सेकंड केस में क्या कह रहा है, वेयर एज, जहाँ पर एल्डर चिल्ड्रंस मतलब कि जो बड़े बच्चे हैं, सी वांट टू स्टिप, जो उसकी हाइट होने वाली है 3 मीटर की होने वाली है। अच्छा, जो बड़े बच्चे हैं उनके झूलों की जो स्लाइड की जो हाइट है वो 3 मीटर की होगी, और इंक्लाइड इज एंगल 60 डिग्री, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ स्लाइड, हमें स्लाइड की लंबाई निकालनी है इन ईच केसेस, मतलब कि दोनों ही केसेस में जो स्लाइड की लंबाई है वो कितनी कितनी होगी। तो स्लाइड कहाँ पे है बताओ, बच्चे झूले यहीं झूलेंगे, मतलब कि हमें ये निकालना है, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसमें भी हमें यही निकालना है, इसको मैं y मान लेता हूँ। 2 सवाल बन चुके हैं इसके अंदर, एक ये और एक ये। नाम दे देते हैं इस ट्राइंगल को A B C, इसको नाम दे देता हूँ मैं P Q R। ठीक है, लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इसके अंदर जो थीटा बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। अच्छा, इसके अंदर थीटा जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। हमें 2 चीज़ देखनी होती है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें गिवन क्या है। गिवन तो परपेंडिकुलर है, ये तो हमारा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर है 1.5 मीटर। निकालना क्या है, ये मतलब हाइपोटेनस निकालना है। सेम इसके अंदर भी परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 मीटर, हाइपोटेनस निकालना है। बड़ा ही आसान सवाल हो चुका है, हमें बस खाली पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में हमें ये देखना है कि P और H कहाँ पे आता है। तो देखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P और H, तो पहला ही हमारा साइन का रेशो बनता है, तो P/H इक्वल टू साइन 30 डिग्री। सेम यहाँ पे P/H बराबर साइन 60 डिग्री। P की वैल्यू 1.5, H की वैल्यू हमें निकालनी है जिसको मैंने x मान लिया है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इधर आ जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा। 1.5 मल्टीप्लाई 2 मतलब कि 1.5 गुना 2 कितना, 3 मीटर। स्लाइड की जो लेंथ आ जाएगी इसकी 3 मीटर आ जाएगी। अच्छा, इसकी स्लाइड की लेंथ कितनी होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेम इसी तरीके से ये भी सवाल होने वाला है, बस साइन 60 की वैल्यू भर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आपको मैं डायग्राम से बिल्कुल सिंपली तरीके से समझा देता हूँ। देखो, ये कह रहा है कि एक टावर है, टावर के फुट से 30 मीटर दूरी ग्राउंड पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, 30 मीटर दूरी पे क्या है, एक पॉइंट है, और ये टावर के टॉप से इस पॉइंट के जो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, हमें ये चीज़ निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। इसको मान लेते हैं h, जो चीज़ हमें निकालनी है, हाइट निकालनी है तो h मान लेंगे। नेमिंग कर देते हैं इस ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC थीटा 30 डिग्री का। वही चीज़ फिर से देखेंगे कि हमें दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है, बस यही 2 चीज़ देखनी होती है। ये हमें गिवन है, मतलब कि बेस हमें दिया हुआ है 30 मीटर, और निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, जिसको हमने h मान लिया है, h मीटर मान लिया है, हाइट ऑफ द टावर को। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बाय में बेस किसका रेशो होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू है h, बेस की वैल्यू है 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h की वैल्यू आ जाएगी 30/√3। मैंने अभी आपको बताया था कि नीचे कभी भी रूट पे वैल्यू नहीं रहती, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30√3, √3 गुना √3 ओनली 3, 3 से कट गया तो कितना आएगा 10, तो 10√3 मीटर क्या आ गया, हाइट ऑफ द टावर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो 5 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, एक काइट इज फ्लाइंग, एक पतंग उड़ रहा है एट द हाइट ऑफ 60 मीटर, एक पतंग उड़ रहा है एट द हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचा एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, इसको डायग्राम को मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ।
ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचा एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ग्राउंड के ऊपर कहीं ना कहीं पॉइंट है। इस पॉइंट से धागे से जुड़ा हुआ एक धागा जो है टेम्परली हम क्या करते हैं, इसको ग्राउंड पे बांध देते हैं। द इंक्लिनेशन, जो यहाँ पे इंक्लिनेशन है मतलब कि जो झुकावदार है, ऑफ द स्ट्रिंग, धागे का, विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ, ये रहा ग्राउंड ये रहा धागा, इस 30 डिग्री, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। फाइंड हाइट ऑफ द स्ट्रिंग, धागे की लंबाई निकालिए, मतलब कि ये रहा धागा, इसको मैं क्या मान लूँगा, इसको मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, समझ में आया। स्टार्ट करें सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो हमें निकालना ये है, लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग, धागे की लंबाई x मीटर। अब वही चीज़ थीटा कितना डिग्री है इसके अंदर, 30 डिग्री है, नाम दे देता हूँ मैं इसको ABC। थीटा 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर 60 मीटर दिया हुआ है और हमें हाइपोटेनस निकालना है। यही दो चीज़ तो है, गिवन और फाइंड। अच्छा, P और H किसका रेशो होता है, अभी बताया था साइन का रेशो होता है। नहीं पता है तो पंडित बद्री प्रसाद का लगा लो फॉर्मूला, मूल मंत्र होता है वो। तो P और H ये हमारा हो गया साइन थीटा का रेशो, और थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी। P की वैल्यू 60, H की वैल्यू मैंने x मान रखी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 120 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 120 मीटर, मतलब कि जो धागे की लंबाई है लिखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू x, और x की वैल्यू आ गई 120 मीटर। देखो मैंने तो ये सवाल करा दिया, आपके बुक में एक सवाल है यही सेम टू सेम, सवाल नंबर 5 जो है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना वो 60 डिग्री बन रहा है, और मैंने यहाँ पे जो करा दिया आपको 30 डिग्री से करा दिया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप खुद से ट्राई करोगे, बस इस एंगल को चेंज कर लेना, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो P/H इक्वल टू साइन, बस इस 30 की जगह पे क्या भर दोगे, 60 भर देगो, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 60, इसकी वैल्यू x, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 120/√3 आ जाएगा, इक्वल टू में x। नीचे रूट में वैल्यू नहीं रहती, आप यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर लेना, ये रैशनलाइजेशन हो जाएगा, इक्वल टू x। तो यहाँ वैल्यू आएगी 120√3 बाई में √3 मल्टीप्लाई √3, 3 से कट गया तो वैल्यू आ गई 40√3 मीटर इक्वल टू x। तो धागे की लंबाई कितनी आ जाएगी, 40√3 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। देखो इसी सवाल में मैंने आपके 2 सवाल बना दिए, ये तो आपके बुक के अकॉर्डिंग है, NCERT के अकॉर्डिंग, और ये मैंने गलती से बना दिया, यहाँ पे 60 आना था मैंने 30 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल करने का तरीका आपका वही रहेगा, रट्टा मत मारो, तरीके को समझो कि तरीका किस हिसाब से करना है।